अस्सलाम वालेकुम। आज हम चैप्टर नंबर 1 शुरू करेंगे लीनियर सर्किट एनालिसिस का। और इसके लिए हम बेसिक कॉन्सेप्ट्स को देखेंगे कि क्या बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जिनके ऊपर लीनियर सर्किट एनालिसिस वर्क करते हैं। देयर आर डिफरेंट टेक्स्ट बुक्स इन द मार्केट, बट विल ट्राई कि हम जो है वो एक बुक के ऊपर उसकी गो थ्रू ज़्यादा करें। हाउएवर विल आल्सो फोकस कि हम कुछ दूसरी बुक्स जो है उनके चैप्टर्स प्रॉब्लम को भी साथ साथ डिस्कस करें और उनकी अप्रोच को भी देखें, क्योंकि डिफरेंट बुक्स जो है वो डिफरेंट एक्सपीरियंस जो ऑथर एक्सपीरियंस करते हैं उसको डिपेक्ट करती हैं। और आप ये नहीं कह सकते कि कोई बुक बहुत अच्छी है या कोई बुक बहुत ख़राब है। हर बुक का एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव है जिसको जानना ज़रूरी है। सो लेट्स स्टार्ट विद अ गुड दुआ। सो इंट्रोडक्शन, इसमें हम जब सर्किट को देखना चाहते हैं तो हम ये चीज़ फोकस करते हैं कि सर्किट्स कहाँ नज़र आते हैं। तो व्हेन विल फोकस ऑन दिस क्वेश्चन वी विल फाइंड सर्किट्स एवरीवेयर। सो जो डिजिटल रेवोल्यूशन है वो सारी बेस ही इस चीज़ के ऊपर कर रही है कि हमने इलेक्ट्रॉन्स को काबू कर लिया है। और इन इलेक्ट्रॉन्स को जो स्टडी है वो हम बेसिकली इस कोर्स के अंदर करेंगे कि हाउ कैन वी कंट्रोल these electrons that we are not able to see directly from our eyes, but by using these known concepts we can apply and hence control many other things. So analysis of a circuit implies कि आपने voltage across any element of the circuit find out करना है और finding current through any element of the circuit. So इसमें voltage across find किया जाता है। जिस तरह आप ये देखेंगे कि कोई भी आप चीज़ अगर फाइंड करना चाह रहे हैं वोल्टेज की, तो यहाँ पे दो नोड्स होंगी, पॉसिबली कोई यहाँ पे लोड लगा हुआ है, ठीक है, ये एक लोड 1 है और ये एक लोड 2 है, ये दोनों बल्ब हैं जो इस सर्किट को रिप्रेजेंट करें। सो यहाँ पे अगर आप इस रियल सिनेरियो को देखें तो इस रियल सिनेरियो को आप जब ड्रॉ करेंगे ऑन अ पेपर फॉर डूइंग एनी टाइप ऑफ फर्दर एनालिसिस, तो आप इस सर्किट को इस तरह लेंगे। और फर्दर हम इस सर्किट को इस तरह भी ले सकते हैं कि लेट्स से एक बैटरी है और इसके साथ एक ये लोड 1 है और एक ये लोड 2 है। दो ये बल्ब हैं लेकिन इनको हम यहाँ पे रजिस्टर के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सो इसको आई कैन से दिस R L1, दिस इज कैन L2 एंड देन RL1 RL2। सो रेजिस्टेंस एक तरह की होगी और जब आप इस बैटरी को अप्लाई करेंगे तो ये वोल्टेज आपके इन लोड रेजिस्टर्स में से गुजरेंगे। अब अगर ये यहाँ पे बल्ब है तो आपको कोई लाइट नज़र आएगी, अदरवाइज दिस विल फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को जो है ये जो रेजिस्टेंस होगी ये लिमिट कर रही होगी। सो ये हमने सीरीज़ में दो बल्ब लगाए हुए हैं, इनको हमने यहाँ से रिप्रेजेंट किया। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो दो बल्बों को हमने पैरेलल में लगाया हुआ है, ठीक है। सो पैरेलल में हमारे पास जो वोल्टेज होगा वो सेम चलेगा, ठीक है। यहाँ पे एक ये बल्ब लगाया और इसके साथ आपने ये दूसरा बल्ब लगाया, तो दोनों बल्ब यहाँ पे 9 वोल्ट के ऊपर चल रहे हैं। हाउएवर यहाँ पे अगर ये 9 वोल्ट का लेट से बैटरी भी 9 वोल्ट की थी, ठीक है, और लेट से दोनों जो बल्ब्स हैं उनको 9 वोल्ट ही पैरेलल मिल रहा होगा। यहाँ पे क्या होगा कि ये जो आपके पास वोल्टेज है ये सीरीज़ के अंदर इन दोनों बल्ब के थ्रू जा रहा होगा। So analysis of circuit, modern trains are powered by electric motors. Their electric signals are best analyzed using the AC or phasor analysis technique. Knowledge of circuit analysis enable oneself to use circuit simulator developed for student to learn analog, digital and power electronics. So when you go and analyze this सर्किट एनालिसिस, इसके आगे फर्दर कोर्सेज आएंगे जिसमें आप पहले हम सिर्फ इस वाले कोर्स में रेजिस्टेंस को डिटेक्ट करेंगे, इसको हम लर्न करेंगे, इंडक्टर्स को करेंगे जिनको हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं और कैपेसिटेंस को करेंगे। इसके बाद फर्दर कोर्सेज के अंदर हम इनके फर्दर कॉन्सेप्ट्स को देखेंगे थ्रू डिवाइसेस और फिर उन डिवाइसेस का यूज़ और फिर पावर इलेक्ट्रॉनिक्स और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ मल्टीपल आपके पास कंट्रोल्स के सब्जेक्ट, एम्बेडेड के सब्जेक्ट भी मिल के एक कंप्लीट सर्किट को जो है वो बनाने में आपकी मदद करेंगे। So circuit representation of physical transformer, one of the important component is going to be the transformer, because जो हमारे पास AC है जो आपके घरों में 50 हर्ट्ज़ 220 वोल्ट्स का सिग्नल आ रहा है, दैट इज़ कॉल्ड द AC अल्टरनेटिव सिग्नल। और जितनी भी आपके पास DC डिवाइसेस हैं वहाँ पे
कहीं ना कहीं ये ट्रांसफार्मर जो है वो अवेलेबल है जो इस ट्रांसफॉर्म करेगा इस सिग्नल को फ्रॉम ए हाई वोल्टेज, लेट्स से 220 वोल्ट्स। आपके घर में मोबाइल चार्जर है तो ये इसके अंदर एक सर्किटरी आएगी जिसको हम डिस्कस करेंगे, ये इसको 5 वोल्ट डीसी में कन्वर्ट करेगी। सो एसी को आप कह सकते हैं एसी इज़ फॉर द लाइन कैरियर। आपके डैम में बिजली जो बन रही है वो आपसे हज़ारों किलोमीटर दूर बन रही है, तो उसको ट्रांसफ़र करने के लिए दिस इज़ लाइक इसको एक ऑसिलेटिंग फेज़ के अंदर भेजा जाएगा, और जब ये आपके घर के पावर सॉकेट में पहुंचेगी सो वहाँ पे हम इस जब एसी को इस्तेमाल करेंगे तो इसके साथ हम बेसिकली क्या है इसको कन्वर्ट करेंगे। कन्वर्जन के अंदर ये जो हाई वोल्टेज सिग्नल है इसको कन्वर्ट किया जाएगा 220 वोल्ट से 12 वोल्ट के अंदर, और मे बी 5 वोल्ट एसी के अंदर, और फिर इसको हम जो है वो कन्वर्ट करेंगे इससे आगे फर्दर डायोड्स एंड रेक्टिफायर्स लगा के कि 3 वोल्ट में ले रहे हैं या 12 वोल्ट को आप 5 वोल्ट डीसी में कर रहे हैं, ठीक है। सो इनके हम सर्किट्स जो हैं उनको आगे जाके डिस्कस कर रहे होंगे। हाउएवर दिस इज़ द स्कीमेटिक हाउ वी कैन रिप्रेजेंट दिस थिंग। One of the other component, very important components, is the motor. A circuit represent a DC shunt motor. Different types of motors are there. This is one type of motor that is particularly used, and how we can model a motor may be represented here. There are different types of components. Some components are primarily used for actuation or some movements, and some components are used for signal conversions. So this is a iPad charger with internal circuitry, और यू कैन सी यहाँ पे एक बहुत ज़्यादा कंपोनेंट्स जो हैं एक छोटे से PCB के ऊपर, इसको जिस चीज़ के ऊपर ये सब चीज़ माउंट की जाएगी इसको PCB कहा जाएगा, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, और इसके ऊपर ये सारे कंपोनेंट्स जो हैं वो सोल्ड किए जाएंगे, या आप इनको कह सकते हैं आप इनको वेल्ड कर रहे होंगे थ्रू सोल्डर, एंड विल हैव फ्लक्स एंड विल हैव वायर, जिसको गर्म करके आप जो है इन कंपोनेंट्स को इन कॉपर कॉन्टैक्ट्स के साथ जोड़ेंगे। सो इंटरनल सर्किटरी में डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, इन कंपोनेंट्स को हमने आइडेंटिफाई करना सीखना है, और इन फ्यूचर विल बी एबल टू डेवलप दीज टाइप्स ऑफ बोर्ड इंशाल्लाह। So we have a single phase diode, bridge rectifier. These are just components. एक हायर लेवल स्टडी के ऊपर आप लोग इन कंपोनेंट्स को आगे जाते हुए देखेंगे। सो बेटर यू नो कि ये कंपोनेंट्स हैं, अभी हम इनको सिर्फ एक इंट्रोडक्शन फेज़ के अंदर देख रहे हैं। सो डीसी टू डीसी स्टेप डाउन कन्वर्टर्स, ये डिफरेंट कन्वर्टर्स होंगे जो एक वोल्टेज लेवल से दूसरे वोल्टेज लेवल के ऊपर डीसी को कन्वर्ट कर रहे होंगे। व्हेन यू हैव अ लाइटिंग सिस्टम पैरेलल कनेक्शन, अब अगर आप इस पैरेलल कनेक्शन में लगा रहे हैं और एक बीच में से आपका वायर टूट जाती है या बल्ब जो है वो डिस्कनेक्ट हो जाता है, तो वो घर में आपको सारी बाकी बल्ब चल रहे होंगे, वो एक बल्ब नहीं चल रहा होगा, ठीक है। सो दिस इज़ जो आपके पास घरों के अंदर बिजली आ रही है वो एक बेसिकली आप कह सकते हैं कि पैरेलल सिस्टम के ऊपर चल रही है, जहाँ पे एक वोल्टेज जो है वो लाइन वोल्टेज होती है और एक जो होती है उसको न्यूट्रल दिया जाता है। सो अगर हम सीरीज़ में बल्ब लगाएं तो सीरीज़ में एक भी अलग बल्ब बीच में से टूट जाएगा या ये क्रैश कर जाएगा, तो ये सारे जो बल्ब होंगे ये बेसिकली डिस्कनेक्ट हो जाएंगे। यूजली घरों के अंदर जो है वो पैरेलल में वायरिंग जो है वो की जाती है, और जो फ्यूज़ बोर्ड्स बनाए जाते हैं उनमें ये हम इस तरह की सीरीज़ वायरिंग कर रहे होते हैं। सो दीज टू बल्ब विल ऑल्सो बी ऑफ, देयर विल बी नो करंट ऑन द इंटायर लाइन बिकॉज ऑफ ओपन सर्किट। सो यहाँ पे जब ये हमारा सर्किट ब्रेक करेगा तो ये सारे के सारे जो बल्ब होंगे ये ऑफ हो जाएंगे, तो ये वाला बल्ब भी है वो बेसिकली ऑफ हो जाएंगे बिकॉज ये जो कनेक्शन है ये टूट गया हुआ है। सो लाइटनिंग सिस्टम सर्किट रिप्रेजेंटेशन, सो पैरेलल कनेक्शन, सीरीज़ कनेक्शन। सो यू कैन सी पैरेलल कनेक्शन में सारे जो हैं नोड्स पैरेलल में लगी, उनको एक भी ख़राब होती है तो बाकी सारी अपना काम करती रहेंगी। हाउएवर सीरीज़ में अगर एक भी कोई ख़राब हो जाती है तो या ये डिस्कनेक्ट हो जाता है तो ये सारे का सारा जो आपका कनेक्शन होगा ये टूट जाएगा। यूजली जो है वो प्रैक्टिकल पर्पसेस के लिए जो घरों में यूज़ हो रही है या जो आपके पास ऑफिस में यूज़ हो रही है वो पैरेलल कनेक्शन ही होंगे। So linear circuit analysis form the basic of many subsequent electrical engineering courses. The study of electronic relies on the analysis of circuits with devices known as diode, transistors, which are used to construct power supplies, amplifier, and signals. And these skills which we develop are typically applied in rapid methodology fashion by electronics engineers. So we'll be focusing on 3 components here.
अभी जो हमने पिछला देखा ये एक जस्ट एन ओवरव्यू है कि क्या क्या हो सकता है, क्या स्कोप क्या है, और यहाँ पे हम आगे जब फर्दर लेके चलेंगे तो इलेक्ट्रिक सर्किट्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी आर फंडामेंटल थ्योरी ऑफ फॉर ऑल ब्रांचेस ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वी ऑफर इंटरेस्टेड इन कम्युनिकेशन और ट्रांसफरिंग एनर्जी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट. टू डू दिस वी रिक्वायर इंटरकनेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस. सो बेसिक ये सब लोगों ने देखा होगा इलेक्ट्रिक सर्किट, इसका एक कनेक्शन है, एक बैटरी लगी हुई है, एक लैंप लगा हुआ है, और जब बैटरी के अंदर सफिशेंट अमाउंट ऑफ चार्ज मौजूद है तो ये चार्ज जो है ये जब पास करेगा तो एक लैंप जो है वो चल पड़ेगा. बट द क्वेश्चन इज़ दिस के ये क्या है, ठीक है. सो क्वेश्चन का जवाब जो है वो यही है कि ये अभी आप इसको ये समझ सकते हैं कि ये फ्यूचर में जब आप जाएंगे तो देयर विल बी नंबर ऑफ अदर कंपोनेंट्स एंड दीज कंपोनेंट्स विल नीड टू बी सेलेक्टेड बाय यू बिकॉज यू आर गोइंग टू मेक अ बिगर सर्किट आउट ऑफ देम. आप एक बड़ी चीज़ बनाना चाहेंगे तो चॉइस ऑफ कंपोनेंट्स आपके ऊपर होंगी, लेकिन इसमें कुछ कंपोनेंट्स होंगे जो बेसिक्स हैं और जो हम यहाँ पे पढ़ रहे होंगे, लाइक अ रेजिस्टर, लाइक अ कैपेसिटर, लाइक एन इंडक्टर. इंडक्टर हमारे पास ये आ रहा है, ठीक है. सो यू कैन सी कि रजिस्टर्स जो हैं उनको हम आर से रिप्रेजेंट करें, जितने रजिस्टर्स होते जाएंगे उनको हम डिफरेंट सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे, ये उसकी वैल्यू आ रही होगी, ठीक है. यहाँ पे हम इस सिंबल को ये रिप्रेजेंट करेंगे, ये ग्राउंड है, ठीक है. और यहाँ पे जो भी एक कोई वोल्टेज डिवाइड होके आ रहा होगा इस नोड के ऊपर वो वोल्टेज आ रहा होगा, ठीक है. इस तरह इंडक्टर्स हैं, इंडक्टर के साथ ही हमने कैपेसिटर्स लगाए हुए हैं, हमने कोई स्पेसिफिक फिल्टर्स बनाने के लिए लगाए हुए हैं, ठीक है. सो बाकी भी इसमें कंपोनेंट्स हैं कुछ. लेट्स से ये एक इसका ट्रांजिस्टर है, इसके बारे में हम देखेंगे. इसमें ऑप एम्प्स लगे हुए हैं. सो एक डिज़ाइनर का काम ये होगा कि उन्होंने इन सब कंपोनेंट्स को चूज़ करना होगा और अपनी कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से इनको जो है वो सेलेक्ट करके इनको चलाना होगा. सो यहाँ पे हमारे पास इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि हाउ टू सेलेक्ट दीज कंपोनेंट्स, व्हाट आर दीज कंपोनेंट्स, ये काम कैसे कर रहे होंगे, इसमें हम कैसे इनके थ्रू इलेक्ट्रॉन के फ्लोज को रेगुलेट करेंगे, ये सब सवाल हैं जिनके जवाब हम इस कोर्स में इनिशियल लेवल के ऊपर ढूंढने की कोशिश करेंगे. और प्राइमरी जो 3 कंपोनेंट्स हैं दैट आर गोइंग टू बी रेजिस्टर, कैपेसिटर एंड इंडक्टर, जिनको हम यहाँ पे फोकस करेंगे, जो मैंने आपको इस स्कीमेटिक में बताया, जो किसी एक स्पेसिफिक फंक्शन के लिए अचीव हो रही है. मे बी एक जो है ये एक रेडियो रिसीवर है, इलेक्ट्रिक सर्किट ऑफ अ रेडियो रिसीवर, ठीक है. सो ये एक डिफरेंट काम करे और ये काम करने में ये सारे कंपोनेंट्स इसको हेल्प आउट करें. हमारे फोकस में फ़िलहाल इस कोर्स के डोमेन में ज़्यादा शुरू में रेजिस्टर्स रहेगी, कैपेसिटेंस रहेंगी और इंडक्टर रहेंगी. शुरू में हम डीसी की इलेक्ट्रॉनिक्स देखेंगे और फिर फ्यूचर में हम एसी इलेक्ट्रॉनिक्स को भी देख रहे होंगे. सो कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट जिनको हम रिवाइज कर लेते हैं कि सिस्टम ऑफ यूनिट्स, इलेक्ट्रिक चार्ज, करंट, वोल्टेज, पावर, एनर्जी एंड सर्किट एलिमेंट्स, ये क्या चीज़ें हैं. हर जो चीज़ होगी इंजीनियरिंग के अंदर, इट नीड्स टू बी क्वान्टिफाइड, इट नीड्स टू बी मेजरेबल. आप ये नहीं कह सकते जी इतना मुझे दे दो, मुझे थोड़ा सा दूध दे दो. आप दही वाले के पास जाएँ, आप कहें मुझे ज़्यादा दही दे दो. आप किसी लेट्स से स्टील वाले के पास जाएँ, उसे आप कहें यार मुझे इतना सा स्टील दे दो, ज़्यादा स्टील दे दो. यू नीड टू क्वान्टिफाई, और क्वान्टिफिकेशन के लिए हमने यूनिट्स जो है वो डिफाइन किए हुए हैं. और देर आर 6 बेसिक यूनिट्स दैट आर यूज, लाइक लेंथ, mass, time, electric current, thermodynamics, temperature and luminosity intensity. सो बेसिक इनके जो यूनिट्स हैं, आप कपड़ा लेने जाएंगे तो आप कहेंगे मुझे 3 मीटर कपड़ा दे दो. अगर आप कोई ऐसी चीज़ लेने जा रहे हैं, लेट्स से आप यानी कोई सॉलिड चीज़ लेनी, तो आप उसे कहेंगे 2 किलो मुझे जो है वो आप लेट्स से ये पर्टिकुलर चीज़ दे दो. हर चीज़ जो है वो टाइम के अगेंस्ट मैयर हो रही होगी, जहाँ तो हम इसको टाइम के लिए हम सेकंड का यूनिट यूज़ करेंगे. इलेक्ट्रिक करंट जो है वो हम एम्पेयर्स में ले रहे होंगे. इस तरह थर्मोडायनामिक, टेम्परेचर केल्विन एंड कैंडेला. एंड ये उसके शॉर्ट सिंबल्स हैं जिनको आप यूज़ कर रहे होंगे, लेट्स से मीटर पर सेकंड और मीटर पर सेकंड स्क्वायर या सिंपल मीटर. ये सिंपल इसके ड्राइव यूनिट्स आएंगे, दैट विल सी लेटर. सो बेसिकली हमारे पास अभी ड्राइव यूनिट्स की बात हो रही थी, तो उसमें ये हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूनिट्स आर देयर एंड देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ टोपोलॉजीज लाइक गीगा, मेगा, किलो, सेंटी, मिली. सो वी कैन से 1 किलो इज इक्वल टू 1000. 1000 ऑफ ग्राम इज कॉल्ड 1 किलोग्राम. एंड अगर हम मिली के अंदर बात करें तो ये 1 डिवाइडेड बाय 1000 है. सो मिलीमीटर, अगर आप 1 मिलीमीटर की बात करेंगे तो अगर आप ने 1 मीटर को 1000 यूनिट्स में डिवाइड किया तो उसका एक जो पार्ट होगा दैट इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज 1 मिलीमीटर. और अगर आपके पास उस तरह के 1000 मिलीमीटर के पॉइंट्स होंगे तो दैट इज गोइंग टू बी कॉल्ड ए 1 मीटर.
सो ये डिफरेंट यूनिट्स हैं, इनको आप SI यूनिट, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट के तौर पे इस्तेमाल करते हैं. तो चार्ज इज एन इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी of the atomic particles which matter consist measured in coulombs. The charge E on the electron is negative and equal magnitude of 1.602 into 10 raised to power minus 19 coulomb, which is called as electronic charge. So अगर हमारे पास let's say एक कॉपर वायर है तो उसके अंदर 6.24 बिलियन इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड मूव कर रहे हैं और इसको आप कहेंगे कि ये 1 एम्पेयर के बराबर है. ठीक है, तो दिस इज अ बिग नंबर, 6.24 बिलियन इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड. सो दैट इज 1 एम्पेयर. So unit of ampere can be as 1 ampere can be written as 1 coulomb per second, and we can say that dq by dt, rate of change of charge with respect to time. And if you want to find the charge, you can find the integral of I, और इसमें जो टाइम इंटरवल होगा आपका ये आ जाएगा. अ डायरेक्ट करंट इज करंट दैट रिमेन कांस्टेंट विद टाइम. यूजली जो एनर्जी स्टोर होगी आपकी बैटरी के अंदर, दिस इज गोइंग टू बी इन DC, और ये जो लाइन है ये DC को सपोर्ट कर रही होगी. दिस कैन बी इन 12 वोल्ट, इट कैन बी इन लेट्स से वो खिलौनों के अंदर आप करें तो 1.5 वोल्ट, और अगर आप लेट्स से बड़ी सोलर की बात कर रहे हैं तो ये 72 वोल्ट्स तक भी जा सकती है. बट इट इज़ गोइंग टू बी अ स्ट्रेट लाइन, और जब भी एनर्जी स्टोर होगी दैट इज़ गोइंग टू बी स्टोर्ड इन DC. Energy cannot be stored permanently in an AC. Energy is not storable directly. So यहाँ पे हमारे पास जो है वो इलेक्ट्रॉन चार्ज उन्होंने बता दी हैं, और ये बता दिया कि अगर हमने इसको निकालना है 1 एम्पेयर करंट को, तो इलेक्ट्रॉन्स पर सेकंड इतने इलेक्ट्रॉन 6.24 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स पर सेकंड मूव करें तो दैट इज़ टू बी नोन एज 1 एम्पेयर करंट. और AC जो होगा वो आपके पास ऑल्टरनेटिव होगा. ये एक ज़ीरो लाइन होगी, लेट्स से ज़ीरो से शुरू होगा, किसी मैक्सिमम वैल्यू के ऊपर जाएगा, और उसके बाद ये ज़ीरो क्रॉसिंग करेगा और ये फिर नेगेटिव मैक्सिमम वैल्यू पे जाएगा. सो दिस AC यूजली यूज के जब हम इसको ट्रांसमिट करना है, सो इस तरीके से जो लॉसेज हैं वो कम होते हैं और हम इनको इस्तेमाल करते हैं. सो डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो, इलेक्ट्रॉन करंट ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन चार्जेज इन द करंट. सो हम ये देख सकते हैं कि ये नेगेटिव से बेसिकली पॉजिटिव की तरफ इलेक्ट्रॉन्स मूव करें. अब इसमें कुछ कन्वेंशनल करंट की लेते हैं टर्मिनोलॉजीज़, और कुछ जो है वो इस तरीके से करते हैं. इसको हम फर्दर आगे अपने कोर्स में डिस्कस करेंगे कि हम किस तरीके से सर्किट एनालिसिस के अंदर करंट की डायरेक्शन क्या लें और उसका क्या मतलब होगा. सो छोटा सा एक न्यूमेरिकल है. कंडक्टर है द कांस्टेंट करंट ऑफ 5 एम्पेयर. हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन पास अ फिक्स पॉइंट ऑन द कंडक्टर इन 1 मिनट. 1 मिनट, तो यहाँ पे 1 मिनट इज़ इम्पॉर्टेंट. सो यहाँ पे क्योंकि जो यूनिट है वो हमारे पास सेकंड्स में है, तो हम कन्वर्ट कर सकते हैं मिनट को, 1 मिनट को विल कन्वर्ट इनटू 60 सेकंड्स. और यहाँ पे हम तो दे आर गोइंग टू बी 300 कूलम ऑफ इलेक्ट्रॉन पर मिनट. और अगर हम इसको देखना चाहें कि 1 मिनट में कितने क्रॉस करें तो विल डिवाइड इट बाय 1.602 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर माइनस इलेक्ट्रॉन. सो आपका जो क्वेश्चन था कि अगर ये कंडक्टर है और हैज़ अ कांस्टेंट करंट ऑफ 5 एम्पेयर, तो हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स पास अ फिक्स पॉइंट ऑन इन कंडक्टर इन 1 मिनट. तो द आंसर इज 1.87 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर 21 इलेक्ट्रॉन्स पर मिनट are passed if the conductor is carrying 5 ampere current per minute. So total charge entering the terminal is given by this thing, q into 5t into sin pi 4 pi t coulomb, and calculate the current at t is equal to 0.5 seconds. So इस particular perspective से जब आप इस को solve करेंगे, सो यहाँ पे हम देख सकते हैं 5t इंटू साइन 4 पाई टी, और यहाँ पे हमारा प्रोडक्ट रूल लग जाएगा. सो प्रोडक्ट रूल लगाते हुए आप पहले डेरिवेटिव ले लेंगे एक पर्टिकुलर सिनेरियो का, डी बाई डी टी ऑफ 5 एंड दिस t becomes 1 and sin 4 pi t is a constant, plus will take this 5t constant and then टेक साइन 4 पाई टी का हमारे पास डेरिवेटिव क्या बन जाएगा, कॉस 4 पाई टी इंटू 4 एंड 5 4 ज़ा 20. सो ये हमारे पास बेसिकली आ जाएगा. और इसको हम अगर फर्दर सॉल्व करना चाहेंगे तो हम इसको बेसिकली इसके अंदर t की जो वैल्यू है वो फ्यूज़ कर देंगे 0.5. 0.5 हमारे पास जब वैल्यू फ्यूज़ हो जाएगी इन t,
so we'll get the equivalent answer. So यहाँ पे हम अगर इसको करके थोड़ा देख भी लेते हैं, keep and let's open the calculator and let's say clear. यहाँ पे हम 5 and then we have this sine 4 pi and plus what we can do is we can simplify this equation by 4 pi t is basically 0.5, this means that it is basically 1 divided by 2, so this 4 pi becomes 2 pi and this 4 pi again becomes 2 pi. So we are simplifying this equation and simplifying this equation we get, let's say, plus sorry, there was a mouse crash, so this becomes like 5 sine 2 into pi bracket close plus 10 pi cos 2 pi. So we get the 31 point approximately 77. This may be due to some processing issue. So however you can get the result in this form. So voltage, electromotive force, potential is the difference, is the energy required to move a unit charge to an element measured in volts. Mathematically we can write this as dW by dQ volts. W is energy in joules and Q is charge in coulombs. Electric voltage VAB is always across the circuit or between 2 points in a circuit, and if VAB is greater than 0 means that the potential A is higher than the potential B, and VAB is less than 0 means the potential A is lower than the potential of B. सो इसका मतलब ये है कि जब हम आप एक अपना मल्टीमीटर इस्तेमाल करेंगे और मल्टीमीटर हम इस्तेमाल करके इसको देखना चाहेंगे, तो अगर एक पॉइंट हमें पॉजिटिव शो हो रहा है तो पॉजिटिव का मतलब ये है कि हम इसको एक पॉइंट हायर है और दूसरा पॉइंट जो है वो लोअर है, और अगर हमारा नेगेटिव शो हो रहा है तो इसका मतलब वाइस वर्सा होगा. So hydraulic analogy, voltage is analogous to height in gravitational field. The higher the water is, the more potential energy it has. The voltage between 2 points is analogous to the change in height between the 2 points in a pipe. So analogy के तौर पे आप ये लिख सकते हैं कि जिस तरह height है और यहाँ पे आपके पास flow है, flow is basically related to the current and height is related to the voltage. So ये it is going to be important कि थ्रेड से 3 वोल्ट है या 10 वोल्ट है या 1000 वोल्ट है, 100 वोल्ट डीसी है या लेट्स से 500 वोल्ट डीसी है. सो क्या इंपॉर्टेंट चीज़ होगी वो यही होगा कि विच थिंग बिकम्स लीथल. ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसको आपको देखना चाहिए. एंड देन फ्लो इज़ डिपेंडेंट अपॉन कि आपके पास जो है उसकी यूजेज है वो क्या है, और उसका जो पाथ है जिस पाथ से वो आ रहा है उसकी कैपेसिटी क्या है कि वो किस कैपेसिटी से आपको फ्लो दे सकता है. So water is flowing through the pipe, these are the height differences across the pipes, and the diagram is intended to show a water pipe that breaks into 2 parts and then combines again. The size of the blue arrows are intended to reflect the amount of water flow through the pipe. We can extend the analogy to current through voltage across an electric device. So अगर हमारे पास एक छोटी तार है और एक बड़ी तार है और आगे जाके वो दोनों जुड़ जाती हैं तो हमारे पास जो है तकरीबन वो जो एनर्जी होगी और आउट एनर्जी होगी या फ्लो ऑफ चार्ज होगा वो तकरीबन बराबर ही होगा. इफ़ यू हैव 2 पाइप्स कनेक्टिंग टू पॉइंट, द फ्लो रेट थ्रू वन पाइप कैन बी डिफरेंट फ्रॉम द फ्लो रेट थ्रू द अदर पाइप. द फ्लो रेट डिपेंड्स ऑन द पाथ. सो अगर पाथ इज़ स्मॉल तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो उसका
फ्लो रेट भी स्मॉल होगा। यहाँ पे फ्लो जो है वो हम चार्ज के मानों में ले रहे होंगे कि चार्ज जो होगा उसका रेट जो होगा वो लेसर होगा इन कंपेयर टू दी अदर पाथ। सो इट ऑल्सो डिपेंड्स कि आप यहाँ पे जो लोड लगा रहे हैं उसको कितनी उसकी बेयर मिनिमम रिक्वायरमेंट है। अगर आप उसको ज़्यादा दे देंगे फ्लो तो तब भी वो डैमेज हो सकता है, और लेट्स से अगर उसका एक वोल्टेज भी स्पेसिफिकली एक वोल्टेज के साथ वो डिज़ाइन होगा, तो वी नीड टू मेक श्योर कि जब हम अपना सिस्टम डिज़ाइन करें तो हमें पता हो कि हमने जो कंडक्टर का साइज़ है वो क्या रखा हुआ है और हमारा वोल्टेज की लिमिट्स जो हैं वो क्या हैं। इस डोमेन में आपने अक्सर देखा होगा कि घर के जो यूपीएस की वायरिंग है वो काफ़ी मोटी होती है जो बैटरी के साथ कनेक्टेड होती है। हाउएवर जो आपके पास एसी की लाइंस लगी हुई होती हैं बल्ब के लिए वो काफ़ी छोटी होती है एज़ कम्पेयर टू द पावर गिवन फ्रॉम अ बैटरी टू द यूपीएस और द बैटरी टू द कार, बिकॉज वो डीसी करंट है वो थोड़ा इन इट्स हाइट है, इन इट्स पोटेंशियल वो लेट्स से 12 वोल्ट का है और घर की जो बिजली है वो 220 वोल्ट्स की है। तो देर आर डायरेक्टली आपको नज़र आ रहा है कि 20 टाइम्स जो है वो डिफरेंस उसके अंदर मौजूद है और वो रिलेट कर रहा है इन टर्म्स ऑफ द कंडक्टर ऑफ द वायर। नो मैटर विच पाथ यू फॉलो द हाइट इज द सेम across the 2 points. The height does not depend on the path. Like the height, voltage is path independent. The height between the 2 points does not change as you go through the 2 pipes. सो यहाँ पे वोल्टेज जो है वो उसका फ़र्क नहीं पड़ रहा कि आपके पास अगर वायर छोटी हो रही है या बड़ी हो रही है। हाउएवर जो कैपेसिटी है उसके करंट की जिसने चार्ज को फ्लो करवाना है दैट इज़ बेसिकली डिपेंडेंट अपॉन द dimension of the path. So it is extremely important that we know the polarity or the sign of the voltage and current we use, which way is the current flowing, where is the potential high. To keep the track of these things, 2 points are used: reference polarities and actual polarities. The next thing is the combination of voltage and current, and this is referred to as watt. Watt is the time rate of expanding or absorbing energy measured in watts, and if you are absorbing power, that is positive, and if you are basically supplying power, that is negative. So passive sign conventions are these that are needed to be followed. So calculate the power supplied or absorbed by each case. So these are some examples. We'll also review these examples from the book so that things are synced. So यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है कि 3 4 या 12 हम डायरेक्टली जो है वो हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं आपके पास जो भी आपके पास आ रही हैं वोल्टेजेस, बिकॉज P इज़ गोइंग टू बी इक्वल टू V इंटू I. 3 into 4 is going to be 12 watt. सो यहाँ पे हम इस पर्टिकुलर एस्पेक्ट से देख सकते हैं कि कैलकुलेट द पावर सप्लाइड और अब्जॉर्ब इन ईच केस। इस पर्टिकुलर सिनेरियो में होगा सारी जगहों के ऊपर 12 और वॉट ही होगा, बट कुछ केसेस के अंदर जहाँ पे हमारे पास करंट की डायरेक्शन सेम होगी वहाँ पे हम इसको उस हिसाब से ले रहे होंगे, अदरवाइज हम पावर की डायरेक्शन को नेगेटिव में ले लेंगे। So law of conservation of energy. Energy is the capacity to do work measured in joules. Mathematically, it is written in this form. An electric power utility company measures in watt hour, and 1 watt hour is equal to 3600 joules. So जो आपके पास watt hour है जो घर के अंदर एक बिजली आ रही है उसको kilowatt hour is equal to 1 unit. 1 kilowatt hour is equal to 1 यूनिट। तो वार्डा आपको जो चार्ज कर रहा है वो 1 किलो वाट आवर या 1 यूनिट का चार्ज कर रहा है, विच मीन्स कि 1000 वाट्स अगर चलते रहे हैं 1 घंटे तक तो दिस इज़ गोइंग टू बी एज चार्ज एज 1 यूनिट। आज का जो प्राइस चल रही है लेट्स से 35 रुपीज़ या 34 रुपीज़ पर वाट चल रही है एक सिंगल फेज मीटर के ऊपर। सो अगर आप 1 घंटा अपनी इस्त्री कॉन्टीन्यूस चलाएं विदाउट मेकिंग इट ट्रिपिंग, ट्रिप ना कर रही हो उसकी लाइट चल रही हो तो वो 35 रुपये से की तकरीबन जो है ना बिजली विदाउट टैक्सेस जो है वो खा रही होगी। ठीक है, सो यू कैन कैलकुलेट द रेस्ट ऑफ दी थिंग्स. So find the power delivered to an element at t is equal to 3 millisecond if the current is entering its positive terminal. So इन न्यूमेरिकल्स को भी अभी हम देखेंगे. तो I is equal to 5 cos 6 pi t and V is equal to 3I. So 3I से आप इसको बेसिकली मल्टीप्लाई कर सकते हैं. 5 इंटू 3 15. आपके पास बेसिकली जो है अगर आप इसमें पावर डिलीवर्ड फाइंड करना चाह रहे हैं तो पावर का जो अलग से फार्मूला है वो इट्स गोइंग टू बी P इज़ इक्वल टू वी आई. तो अगर हम एक सिंपल सबसे पहला वाला फार्मूला देखें तो वी आई, तो वी आई की वैल्यू क्या है 3
आई इंटू आई। तो हमारे पास बेसिकली जो यहाँ पे बन जाएगा 3i²। एंड फिर हम रेस्ट में क्या कर सकते हैं कि इसकी जो वैल्यूज़ हैं उनको हम डाल सकते हैं एंड विल फाइंड कि हमारे पास जब हमने इसको वैल्यू को कंप्यूट किया दैट इज़ गोइंग टू बी 75 cos square 6 pi t। And we can just put the value of 3 millisecond in terms of t and solve this equation, and we'll get the answer of 53.48 watts. So similarly we can have a derivative of this thing, 3 di by dt, and since the derivative is basically it is going to be multiplied 3 into 60 pi into 5 sine 60 pi t, this is going to be minus 900 pi sine 60 pi t. सो जिसमें हमने दो ही सिनेरियोज़ में इसको फाइंड आउट करना था ना। नंबर वन हमने फाइंड आउट करना था p इज़ इक्वल टू वी आया, और दूसरे में था कि अगर v चेंज है तो v को हमने पहले कंप्यूट किया और हम इस फर्दर वैल्यू को वी आई के साथ मल्टीप्लाई करेंगे एंड देन वी कैन पुट द वैल्यूज़ इन पर्टिकुलर टर्म्स ऑफ t टू फाइंड द वैल्यू ऑफ वॉट्स। इसमें से हम एक आध न्यूमेरिकल जो ऊपर वाला है इसको हम सॉल्व करके इसकी वैल्यू भी देख लेते हैं कि इसकी वैल्यू हमने कैलकुलेटर के ऊपर कैसे निकालनी है। सो कैलकुलेटर पे हमने इसकी अगर वैल्यू निकालनी है तो यहाँ पे हम इसको कर देते हैं क्लियर 75 एंड देन cos स्क्वायर $75 cos 0.18 बाय, और इसका हम ले लेते हैं स्क्वायर एंड सी के इसकी क्या वैल्यू बनती है। तो ये हमारे पास डिग्री में आ रहा है। सो डू वी नीड टू चेंज इट इन डिफरेंट, लेट्स सी मोड 1 सो आपका अगर मोड आपका ठीक नहीं होगा तो फिर ये आपकी वैल्यू भी ठीक नहीं आएगी। सो हम इसकी दूसरा मोड चेंज करके देखते हैं कि कैसी वैल्यू आती है। सो हमने इसकी वैल्यू निकाल के देखी। अब मेन चीज़ इंपॉर्टेंट ये है कि आपने ये चीज़ देखनी है कि जब आप कैलकुलेटर पे काम कर रहे हैं तो अगर आप इस यूनिट को सही नहीं रखेंगे तो आपका आंसर ठीक नहीं आएगा। सो इसको डिग्री से आप रेडियन मोड के अंदर लेके आएंगे। इसके लिए हम एक सेपरेट वीडियो भी बना देंगे कि रेडियन में किस तरह ये काम करता है। बट आप शिफ्ट दबा के मोड दबाएंगे तो यहाँ पे ये अभी आपका 3 में है, तो हम इसको लाना चाह रहे हैं 4 में ना, 4 इक्वल टू रैड, हम इसको 4 में ले आएंगे। अब हम सिमिलर दोबारा ये ही सिनेरियो डाल के देखते हैं 75 कॉस एंड लेट्स से 0.18 into pi, then we close it with a square, then answer is same. So पहले हमने क्या किया था, यही आंसर हमने लिया था डिग्री 3 में, लेकिन हमारा आंसर जो है वो उस वक्त ठीक नहीं आ रहा था। ठीक है, तो ये आंसर यू नीड टू मेक श्योर कि आपकी जो कन्वर्जन है वो जब आप पाई के सिंबल यूज़ करें तो वो फिर उस हिसाब से उसी पर्टिकुलर मोड के अंदर आप अपनी कैलकुलेशन को कंप्यूट करें। सो वी नीड टू हैव दिस इन रेडियंस व्हेन यूजिंग पाई। ठीक, सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, इसको प्लीज़ आप लोग ज़रूर देखिएगा। सो बाकी ये जो हमारे पास कैलकुलेशंस हैं उसको हमने देखा कि हमने 3 di/dt, क्योंकि हमें पीछे सवाल में ये दिया गया हुआ था कि हमने di/dt को फाइंड आउट करना है और फिर उसके बाद हमने उसको p इंटू डी करके उसकी सारी वैल्यू लेनी है। ये अगली वाली जो कैलकुलेशन है ये हमें डिग्री में करके दिखा रहा है। सो इस कैलकुलेशन के लिए डिग्री में आप कर रहे होंगे तो आपके यूनिट्स हैं वो डिफरेंट आ रहे होंगे।
So active element is capable of generating energy while passive element is not. Generators and batteries are example of active element, while resistors and capacitors and inductors are passive elements. An ideal independent voltage source is an active element that provides a specified voltage or current that completely independent of other circuit elements. And dependent or control source is an active element in which source quantity is controlled by another voltage or current. So electrical sources device that is capable of converting non-electric energy to electric energy and vice versa. So ये different types of elements है, circuit elements है, dynamo है, जिससे आप कोई बिजली जो है जनरेट कर सकते हैं. Ideal voltage source is a circuit element that maintains a prescribed voltage across its terminal regarding of the current flowing through its terminal. And ideal current source is a circuit element that maintains a prescribed current through its terminal regardless of the voltage across its terminal. सो आइडियल सोर्सेज जो हैं वो वैसे नहीं होते, लेकिन बट नेवरदलेस हम इनको अजूम कर लेते हैं कि एक वोल्टेज सोर्स ऐसा है कि जिससे आप जब सॉल्यूशन कर रहे हैं तो जितनी भी आपको वोल्टेज रिक्वायर्ड है वो मेंटेन रखेगा, और अगर उससे करंट चेंज भी हो रहा है तो उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा. हाउएवर रियल लाइफ में इस तरह जो है वो नहीं हो रही होती चीज़ें. जैसे आप बैटरी है उससे आप जब वोल्टेज लेंगे तो डेफिनेटली उसका वोल्टेज जो है वो ड्रॉप करेगा. ठीक है, तो इन चीज़ों को हमें देखना पड़ेगा. So both symbols A and B can be used to represent an independent DC voltage source, while A is used only for time varying independent voltage source. So यहाँ पे हमारे पास ये जो नज़र आ रहे हैं ये independent voltage source. Let's this is maybe a battery जिसको हम इस तरह भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और इस तरह भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. So source for independent voltage source, जब हम इसको किसी सर्किट डायग्राम में लिखेंगे, so we can represent this like this, or we can represent it like this as well. ठीक. सो यहाँ पे हमारे पास जो वोल्टेज होगा वो नहीं आएगा. So dependent sources are useful in modeling elements such as the transistors, operation amplifier, and integrated circuit. Examples of current controlled voltage source is shown in right hand. यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये current controlled voltage source. Current controlled voltage source is shown in the right hand side, क्योंकि इसके हम basically current के through इसको जो है वो control कर रहे हैं, and the voltage source depend on the current I through the element C. There are different types of symbols like ये हमारे पास independent voltage source है, dependent voltage source है. इस तरह हमारे पास ये independent current source है, और ये हमारे पास क्या है, dependent current source है. ठीक है, सो ये डिपेंडेंट सोर्सेज हैं जो ये आपको इस तरह के डायगनल में नज़र आ रहे हैं, और जो सर्कुलर हैं दीज आर लाइक इंडिपेंडेंट सोर्सेज. लाइक देन वी हैव पैसिव एलिमेंट्स. पैसिव एलिमेंट्स आर लाइक रेजिस्टर्स, इंडक्टर्स, कैपेसिटर्स, एंड दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ थिंग. डिपेंडेंट और वो जो आपके पास इंडिपेंडेंट है, इसके हम कॉम्बिनेशंस बना लेते हैं. दे आर 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ थिंग्स लाइक वोल्टेज कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स, current controlled voltage source, and then we have voltage controlled current source and current controlled current source. Keep in mind the signs of the dependent sources are important as well, कि अगर ये ऊपर की तरफ भी हो सकता है और ये नीचे की तरफ भी हो सकता है. ठीक है, इसका correspondingly मीनिंग यही चेंज हो जाएगा कि डायरेक्शन ऑफ द करंट इज गोइंग टू बी चेंज्ड. So voltage controlled voltage source, and then we have like current controlled voltage source, voltage controlled current source, and current controlled current source. अब डिफरेंट टाइप के लेट्स से ट्रांजिस्टर्स आप आगे जाके पढ़ेंगे. आप BJTs पढ़ेंगे, बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर्स. आप FETs पढ़ेंगे, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर्स. सो जब हम इन डिवाइसेस को मॉडल करेंगे तो ये फिर किसी एक स्पेसिफिक जो है वो टर्मिनोलॉजी के साथ एसोसिएट होंगे कि लाइक ये करंट कंट्रोल वो कंट्रोल सोर्स है, या ये वोल्टेज कंट्रोल आपके पास करंट सोर्स है. सो ऑब्टेन द वोल्टेज इन ब्रांच शोन इन द सर्किट्स. सो यहाँ पे हमारे पास जो भी पर्टिकुलर इसका वोल्टेज आ रहा होगा दैट इज़ गोइंग टू बी डिपेंडेंट एंड इट्स गोइंग टू बी अ फंक्शन ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग. सो यहाँ पे हमारे पास ये जो भी Vx बन रहा है और ये जो 10 वोल्ट्स बन रहा है, ये दोनों एक दूसरे के फंक्शन चल रहे होंगे. अगर I2 हमारे पास 1 एम्पेयर है, अगर I2 हमारे पास I2 की वैल्यू आ रही है 1 एम्पेयर, सो दैट इज़ गोइंग टू बी एडेड विद दिस 10 वोल्ट्स, और फिर हम ऑब्टेन दिस वोल्टेज, क्योंकि V वोल्टेज जो है वो सिर्फ
इसके अक्रॉस नहीं है, वो इन दोनों के अक्रॉस है। आप यहाँ पे एक बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल लगा रहे हैं, जो आपके मल्टीमीटर, और पॉजिटिव टर्मिनल आप यहाँ लगा रहे हैं। सो इफेक्टिव वोल्टेज जो है वो इट इज गोइंग टू बी दिस वोल्टेज एंड द सम ऑफ दिस वोल्टेज, and this I is here as a 1 ampere, so we can find this thing, and the total voltage is going to be 10 plus Vx, and this is Vx is a function of 15 into 1 ampere, so this becomes 25 volts. So note that the factor 15 multiplies the control current carries in unit ohm. ये डिफरेंट टाइप की एक्टिविटीज़ हैं, आपने फाइंड आउट करना है कि इनमें से वैलिड कौन से हैं और इनवैलिड कौन से हैं। दिस इज़ द प्रैक्टिस प्रॉब्लम, इसको आप थोड़ा सा पढ़ें और बुक के थ्रू इनको आइडेंटिफाई करें। what connections are basically valid and which connections are basically invalid. So and then we have power and energy. The law of conservation of energy explicitly say that sum of all the power should be zero, and energy is the capacity to do work measured in joules, and mathematically this expression is in this form. 1 watt hour is equal to 3600 joules, ये हमने पहले भी बात की है. So calculate the power supplied or absorbed by each element of this particular circuit. So यहाँ पे हमारे पास जो भी ये सर्किट बन रहा है, कैलकुलेट द पावर सप्लाइड और ऑब्जर्व, ये हमने जो पीछे सर्किट्स देखे हैं उनके अंदर हमने इन चीज़ों को सॉल्व करना है कि हमारे पास लेट से 20 वोल्ट्स है, अगर 20 वोल्ट्स मल्टीप्लाई बाय 5, ठीक है, इस तरह आपके पास 12 वोल्ट्स मल्टीप्लाई बाय 5, तो ये बन जाएगा आपके पास 60, ठीक है, 12 5 ज़ा 60, इस तरह आपके पास 6 8 ज़ा 48 वाट, ये सारे वाट्स में होंगे। एंड देन जो हमारे पास यहाँ पे आ रहा है 0.2 इंटू आई, तो ये हमारे पास जो करंट सोर्स है दिस इज गोइंग टू बी दिस 0.2 आई, सो वी कैन मल्टीप्लाई दिस थिंग विद द आई एंड वी कैन गेट द करंट हेयर. सो वी नीड टू डू दीज एक्टिविटीज़, और इनको अभी हम बुक के थ्रू भी देखेंगे. ये सारी जो एग्जांपल्स हैं इनकी हम एक बुक के थ्रू स्किमिंग करेंगे, बिकॉज दीज आर सॉल्व डायरेक्टली इन द बुक एंड डिटेल्स आर गिवन देयर. सो ये एक्टिविटीज़ करनी ज़रूरी है, बुक को साथ आपने लाजमी पढ़ना होगा. सो ये क्विज़ेज़ आपने शॉर्ट क्विज़ेज़ ट्राई आउट करने कि क्या आपके पास वोल्टेजेस आ रहे हैं, क्या आपके पास जो है वो करंट्स निकल रहे हैं. दिस कैन बी ये प्रैक्टिस प्रॉब्लम, आप अपनी इनको स्लाइड्स को रोक के इनको सॉल्व करके थोड़ा देख सकते हैं. एंड देन क्लोजिंग दीज टाइम के इलेक्ट्रॉन बीम इज इन टीवी पिक्चर कैरीज दिस इलेक्ट्रॉन. ये हमारे पास फर्दर जो है वो कुछ न्यूमेरिकल्स वहाँ पे दिए हुए. अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गन पुराने ज़माने के जो कंप्यूटर्स होते थे उसमें जब वो आती थी तो यहाँ पे कुछ प्लेट्स होती थी जो उस इलेक्ट्रॉन को डाइवर्ट करती थी, ठीक है. सो दिस वाज लाइक CRT, जो मॉनिटर्स होते थे हमारे, वो इस फिनोमेना पे काम कर रहे होते थे. सो ये आप लोगों ने कुछ एक्टिविटीज़ करनी है, इनको अभी हम बुक में भी देखते हैं और इनको हम फर्दर इनके ऊपर एनालिसिस डालते हैं. इलेक्ट्रिसिटी बिल के ऊपर हमने बात की थी डिटेल में काफ़ी. सो इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है वो लेट्स से आपके पास जो आपके घर में लेट्स से 500 किलोवाट आवर कंज्यूम कर रही है कोई चीज़, अप्लायंस है, और वॉशिंग मशीन लेट्स से 120 किलोवाट आवर कंज्यूम कर रही है. दिस में बी एवरेज कंजम्पशन ऑन मंथली बेसिस. तो यहाँ पे आपको जो वापडा है वो आपको मीटर के ऊपर हर वक्त चार्जिंग चल रही होती है. तो आप जितनी लेट से आपने एक इस्त्री चलाई है 1000 वाट की फॉर 1 आवर और 3600 सेकेंड्स, तो ये आपके पास यहाँ पे एक यूनिट आ जाएगा, ठीक है. सो लेट से आप एक इस्त्री जो है वो रोज़ाना 1 घंटा चलाते हैं, और वो 1 घंटा जो है टोटल 30 आप जो है यूनिट्स जो हैं इसमें आप आयरन के फिर ऐड कर सकते हैं. यहाँ पे देखें इन्होंने 15 यूनिट ऐड किए. सो इनकी जो इस्त्री है में भी वो रोज़ाना या हर दूसरे दिन 1 घंटा चलती है, ठीक है, या हर रोज़ आधा घंटा चलती है, तब भी ये इसी चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही होगी. सो हमारे जो मीटर्स हैं, जो घरों में मीटर्स लगे हैं, वो इसी तरीके से इन चीज़ों को कंप्यूट कर रहे हैं. सो होम ओनर कंज्यूम्स 400 किलोवाट आवर energy in January. Determine
electricity bill for the month using the following residential rate schedules. So base monthly rate is $12. First 100 kilowatts are charged at 16 cents per kilowatt hour, and next 200 are 10 cents, and over 200 6 cents per किलोवाट आवर. पाकिस्तान में वैसे उल्टा होता है कि जैसे जैसे आप एनर्जी ज़्यादा यूज़ करते जाते हैं आपका जो ये बिल है ये बढ़ता जाता है. लेट्स से यहाँ पे अगर 16 हो रहा है तो यहाँ पे ये हो जाएगा 26, और यहाँ 20 हो रहा है तो यहाँ पे हो सकता है ये 26 हो जाए. सो दिस इज़ हाउ इट वर्क्स इन पाकिस्तान. ये नहीं होता कि आप ज़्यादा एनर्जी इस्तेमाल करें तो आपकी बिल कम आना शुरू हो जाए. सो इन्होंने इसी चीज़ को ये देखा कि बेस ये लेट्स से ऑल टैक्सेस आर हेयर, ये बेस लोड आपको एक बेस मंथली चार्ज आपको आना ही आना है. ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ टैक्सेस, इन द फॉर्म ऑफ लेट्स से पीटीवी की आपकी फ़ीस जो है वो 3500 रुपये जो है वो डलती है. ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे स्लैब्स फ़र्क हैं. लेट्स से आप पाकिस्तान में अगर कम एनर्जी इस्तेमाल करते हैं तो फॉर लेस दैन 100 यूनिट्स, फॉर लेट्स दैन मे बी 100 यूनिट्स अ मंथ आपको रेट कम पड़ता है. तो इन्होंने क्या किया कि उस रेट से मल्टीप्लाई कर दी 0.16 इंटू 100, तो ये आपके पास एक रेट आ गया. इन्होंने कहा कि नेक्स्ट स्लैब में जो आप एनर्जी इस्तेमाल करें उसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, और उसके बाद थर्ड स्लैब में जो आप रेट इस्तेमाल कर रहे हैं उससे मल्टीप्लाई. तो इन सबको पैसों को ऐड किया तो टोटल जो एवरेज कॉस्ट इनको पड़ रही है वो टोटल $54 की, और टोटल जो इन्होंने यूनिट्स कंज्यूम किए हैं उसके हिसाब से 13.5 सेंट्स पर किलोवाट आवर. तो हमारे हिसाब से थोड़ा सा डिफरेंट है. इसको हमने इसकी एक एक्टिविटी भी देखी थी, और उसमें हमने देखा था कि हम किस तरीके से अपने घर का बिल जो है उसको एसेस कर सकते हैं. So when you be solving problem here, you need to be very careful in defining the problem. Present everything you know about the problem. जो हमारे पास ये सर्किट्स होंगे इट्स ऑल अबाउट इंट्यूशन. इसमें हम देखेंगे कि सर्किट जो है वो उसमें हम क्या टेक्निक्स अप्लाई कर सकते हैं, उसको हम परसीव किस तरह कर रहे हैं, उसमें कौन से पार्ट सीरीज़ में है, कौन से पार्ट पैरेलल में है, कंपोनेंट्स की डायरेक्शन क्या है. सो हमें ऑब्जर्वेशन अपनी बहुत ज़बरदस्त रखनी पड़ेगी और उसके थ्रू हम इन सर्किट को बहुत आराम से समझ सकेंगे. एस्टैब्लिश अ सेट ऑफ ऑल्टरनेटिव सोल्यूशन एंड डिटरमाइन द वन दैट प्रोमिसेस द ग्रेटेस्ट लाइकलीहुड ऑफ सक्सेस. यानी ऑल्टरनेटिव आपने ये सारी इस परसेप्शन से देखना है कि इसमें सीरीज़ में क्या है, पैरेलल में क्या है, ये हम आगे चल के बात कर रहे होंगे. अटेम्प्ट अ प्रॉब्लम सोल्यूशन, evaluate the solution and check for accuracy, and has the problem been solved satisfactorily? If so, present the solution. If not, return to step 3 and continue to the process again. So these are the steps that are to be seen. मुख्तलिफ आपने एग्जाम्पल्स जो है उनको ट्राई आउट करना है फ्रॉम द बुक को आपने कॉम्प्रिहेंसिव रीड देना है. सर्किट्स को आप जितना टेस्ट करेंगे उतना बेहतर होगा. सो इसके साथ ही हम जो है वो बेसिकली एक दफ़ा बुक को भी देख लेते हैं कि बुक हमारे पास जो है वो किन चीज़ों को लेके साथ साथ चल रही है. और बुक में जो एग्जांपल्स हैं उसमें आप ये सारी जो इसकी केस स्टडीज़ हैं या इन्होंने जो मोटिवेशंस दी हुई हैं दे आर वेरी इंपॉर्टेंट. मोटिवेशंस को थोड़ा सा समझें कि मोटिवेट होना ज़रूरी है इंजीनियरिंग के लिए, और अगर कोई आपको अच्छी चीज़ बता रहा है तो वो क्यों बता रहा है. बाकी जो मटीरियल है वो हमने बुक से ही ज़्यादा लिया है. सो यू कैन जस्ट गिव अ गुड रीड, और अगर कोई चीज़ स्किम हो गई हो तो उसको आप यहाँ से डेफिनेटली देख सकते हैं कि इसमें क्या ऑथर ने क्या बात जो है वो डिस्कस की है. ये वो सब सर्किट्स हैं जिनको अभी अपने बुक में एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से जो है वो देखा. हमने चार्ज को देखा, हमने इलेक्ट्रॉन के फ्लोज को देखा. हिस्ट्री इज़ इम्पॉर्टेंट कि क्या क्यों हुआ, किसने क्या डिफ़ाइन किया. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दिस टेल्स के लोगों ने कैसे पैशनेट हो के जो है इन कॉन्सेप्ट्स को, इन साइंटिफिक फैक्ट को फाइंड आउट करके हमारे लिए इतना आसान कर दिया है कि वी जस्ट से V इज़ इक्वल टू IR, Q इज़ इक्वल टू CV, I इज़ इक्वल टू DQ बाई DT. बट इट वॉज नॉट दैट सिंपल इन द अर्लियर डेज. पुराने ज़माने में लाइब्रेरीज जो होती थी उसमें सिर्फ प्रिविलेज लोग जो है वो जा सकते थे. ठीक है, तो नॉर्मल बंदा लाइब्रेरी एक देख ही नहीं सकता था, और इसके लिए एक स्टोरी भी है वो मैं आपको बाद में सुनाऊंगा किसी दिन. सो ये चीज़ें हमने देखी. DC करंट्स, AC करंट्स दोनों के दरमियान डिफरेंस को हमने देखा. हमने छोटे न्यूमेरिकल्स जो हैं उनको करके देखा. उन न्यूमेरिकल्स को हमने यहाँ पे सॉल्व भी करके देखा, और इसमें ये चीज़ भी देखी कि हमें इसको अगर हम पाई के सिंबल्स को इस्तेमाल करें तो इट इज़ प्रेफर्ड कि हम इसको डिग्री और रेडियन का जो फ़र्क है वो करें. अगर हम पाई का सिंबल इस्तेमाल करें वी शुड यूज़ द डिग्रीज वी शुड चूज़ रेडियंस नॉट डिग्रीज. ठीक है, और इनको हमने कैसे सॉल्व करना है
बाकी ये कुछ मैथमेटिकल इंटीग्रेशन के प्रॉब्लम्स हैं, यू नीड टू डू अ प्रैक्टिस ऑन देम कि किस तरीके से काम करें, एंड देन इफ़ यू फाइंड एनी प्रॉब्लम्स देन डू डिस्कस विद मी। वोल्टेज के ऊपर हमने बात की, वोल्टा, दिस वॉज एन इटालियन फिजिस्ट दैट इन्वेंटेड द इलेक्ट्रिक बैटरी। गुड। सो यहाँ पे हमारे पास पॉजिटिव पावर और नेगेटिव पावर की बात हुई, चेंज इन पावर, इन चीज़ों को हमने थोड़ा सा ऑब्जर्व किया। ये सवाल भी हमने सारे देखे हैं। सो हाउ मच एनर्जी डज अ 100 वाट बल्ब कंज्यूम इन 2 आवर्स। सो 2 आवर्स के लिए अगर ये बल्ब चल रहा है तो 2 आवर्स का मतलब ये है कि 60 मिनट्स हर आवर में और 60 सेकंड्स हैं, तो हमें इस 2 आवर को समहाउ लेके जाना है सेकंड्स के यूनिट में। तो 7.720 किलो जाउल्स एनर्जी जो है वो इस्तेमाल हो रही है। और अगर एक 100 वाट का बल्ब 2 घंटे चलेगा तो 200 वाट आवर इस्तेमाल करेगा। सो अगर मैं पूछना चाहूँ कि लेट से ये कितनी देर चलेगा तो 1 यूनिट गिरेगा, तो अगर ये 100 वाट का बल्ब 10 घंटे चलेगा तो 1 यूनिट जो है वो गिर जाएगा, और वापडा आपको उसके 35 रुपीज़ चार्ज कर देगा। तो आई मे आस्क दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन के लेट से इतने वाट का बल्ब है तो वापडा ने आपको इतना चार्ज किया है, तो व्हाट डू यू एक्सपेक्ट कि कितनी देर ये फ़र्ज़ किया बल्ब चलाया, फ़र्ज़ किया ये आपके जो है वो लोड इसने रन किया। So different types of small stories are there, voltage source, current source, इन्होंने सब इनकी थोड़ी definitions की है और इनके बारे में जो है वो discussions की हैं। ये वो एक स्टोरी थी जिसको हम एग्जाम्पल थी जिसको हम देख भी रहे थे, और इस एग्जाम्पल में हमने ये बात भी की थी कि जो एनर्जी सप्लाइड है, जो एनर्जी आपके पास सप्लाइड है, दैट इज़ गोइंग टू बी नेगेटिव इन फॉर्म ऑफ नेगेटिव, क्योंकि ये जो एनर्जी है ये हम किस में दे रहे हैं, ये हम बहुत ही आपको, यानी एक बैटरी है वो अपने से एनर्जी को लूज़ कर रही है, एनर्जी जब वो लूज़ कर रही है तो वो बेसिकली क्या है, वो नेगेटिव में जा रही है। दैट्स वाई 20 5s आर -100 एंड देन वी हैड 12 5s आर 60, ठीक है, ये एनर्जी इस्तेमाल कर रही है, एंड देन बेसिकली 4 8 6 आर 48 V इंटू आई, एंड देन बेसिकली जो फाइनल इसकी एनर्जी है 8 वोल्ट्स, बिकॉज देखें ये 8 वोल्ट यहाँ है ना, तो ये 8 वोल्ट यहाँ भी आ जाएगा, ठीक है। 8 वोल्ट अगर हमारे पास यहाँ बेसिकली आ जाएगा तो फिर हमारे पास जो वोल्टेज यहाँ पे पैरेलल में आ रहा है यहाँ पे भी हमारे पास वही वोल्टेज रहेगा, ठीक है। सो 8 वोल्ट है यहाँ पे, और 0.2 इंटू आई इज़ बेसिकली 5 एम्पेयर, तो 8 इंटू 0.2 इंटू 5। अब ये माइनस जो 0.2 के साथ लगा रहा है, इसका बेसिकली ये सिनेरियो कि जो हम करंट की डायरेक्शन अज्यूम करें वो ये डायरेक्शन है, और इससे ऑपोजिट जो है वो वोल्टेज आपके पास जा रहा है, ठीक है। तो यू कैन से कि ये हमारे पास जो पर्टिकुलर डायरेक्शन बन रही है उसमें हम इसको कहेंगे कि ये हमारे पास 8 इंटू 0.2 इंटू 5 -8 वाट इज सप्लाइड। सो दिस इज वन थिंग दैट यू कैन अंडरस्टैंड। सो अच्छा जी, तो यहाँ पे हमने बेसिकली जो है वो इन चीज़ों को थोड़ा सा डिस्कस किया है, और बुक को हमने देखा है, कुछ एप्लीकेशन हमने देखी हैं, इनको इन सारी चीज़ों को थोड़ा सा स्टडी कीजिएगा कि क्या पर्टिकुलर सिनेरियो है, इसमें किस तरीके से जो है ये काम करें। इस एग्जांपल को भी हमने देखा, प्रॉब्लम सॉल्विंग की हमने बात की डिटेल के अंदर, और इसके अलावा लेट्स से हमारे पास कोई सर्किट है उसको हम सॉल्व करना चाह रहे हैं, इसके ऊपर हम आगे चल के भी डिटेल में बात करेंगे सर्किट्स किस तरीके से जो है वो काम कर रहे हैं, और इसके ऊपर हम कैसे जो है वो डिफरेंट टेक्निक्स जो हैं उनको अप्लाई करेंगे, व्हाट इज़ गोइंग टू बी KCL, व्हाट इज़ गोइंग टू बी KVL, ये सब जो चीज़ें होंगी ये हमारे पास यहाँ पे आएंगी कि हम इन सर्किट के ऊपर कुछ चीज़ें नोन होंगी, लेट्स से ये बैटरीज आर नोन, कुछ डायरेक्शन जो है वो नोन होंगी, हो सकता है ये करंट की डायरेक्शन नोन ना भी हो तो हम खुद से अजूम करेंगे, हम खुद से इनको लेबल करेंगे, लेबलिंग बहुत क्लियर होनी चाहिए, राइटिंग बहुत क्लियर होनी चाहिए ताकि हम समझ सके कि हम करना क्या चाह रहे हैं। ये करंट की कुछ डायरेक्शंस होंगी जिनको हम अजूम करेंगे, ठीक है, और फिर हम अपने आंसर्स को देखेंगे कि वो वैलिडेट हो रहे हैं या नहीं हो रहे, ठीक है। सो इन चीज़ों को हमने थोड़ा सा एनालिसिस इनका करना है। बेसिकली जो ये हमारे पास सर्किट है इसके अंदर इन्होंने
जो चीज़ें डिस्कस की हैं वो आपके सामने है कि एक सर्किट है जिसके अंदर 5 वोल्ट है, 2 ओम का रेजिस्टेंस दी हुई है, 4 ओम की रेजिस्टेंस दी हुई है, -3 वोल्ट की इन्होंने एक बैटरी दी हुई है, 8 ओम का इन्होंने एक रेजिस्टेंस दी हुई है। सो इनको हमने बेसिकली जो है वो देखना है कि ये किस तरीके से जो है वो काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे पास हम यहाँ पे लगा सकते हैं कि आपके पास जो सम ऑफ ऑल जो करंट्स हैं गोइंग फ्रॉम दिस नोड इज इक्वल टू ज़ीरो। सो I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल टू ज़ीरो। सो I1 प्लस I2 प्लस I3 अगर हम इन सब को हम ज़ीरो कर देते हैं तो हम बेसिकली फिर क्या है कि इन आइज़ को डिफ़ाइन करना शुरू कर देंगे इन टर्म्स ऑफ वीज़। और फिर जब हम इन टर्म्स ऑफ वीज़ इनको डिफ़ाइन करेंगे तो फिर हम इनको आगे फर्दर इनके ऊपर जो है वो अप्लाई करेंगे इनके पर्टिकुलर लॉज। सो यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पे हमारे पास हमारे पास यहाँ पे मुख्तलिफ़ जो है वो चीज़ें आ रही होंगी और इनको हम सॉल्व करेंगे। और इनको सॉल्व करने के लिए हमें ये चीज़ें देखनी पड़ेंगी कि ये आई आपके पास क्या चल रहा है। इट इज़ गोइंग टू बी लेबल्ड एज V1 -5 वोल्ट डिवाइडेड बाई 2। इस तरह आपके पास दूसरा वाला करंट है V1 -0 डिवाइडेड बाई 8। इस तरह V1 माइनस इंटू -3 डिवाइडेड बाई 4। सो इन सर्किट को हम पर्टिकुलरली सॉल्व करेंगे आगे फ्यूचर में भी ये इक्वेशंस बनाएंगे और इन इक्वेशंस को फर्दर सॉल्व करके हम किसी एक वेरिएबल की टर्म में इस आंसर को कंप्यूट करेंगे। और हम KCL के थ्रू भी इनको कंप्यूट कर सकते हैं और KVL के थ्रू भी इनको कंप्यूट कर सकते हैं। सो ये काम हम सारे जो है वो होपफुली नेक्स्ट चैप्टर्स में जब हम जाएंगे तो हम इनको करके देखेंगे और ये मुख्तलिफ टेक्निक लगा के इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। ये चैप्टर 1 है। इसमें आपने थोड़ा सा इसकी जो रेलेवेंट एग्जांपल्स हैं कुछ एग्जांपल्स हमने साथ साथ दी भी थी, उनको सॉल्व करें, उनके आंसर्स को देखें और चेकआउट करें कि इसमें जो तीसरी चीज़ है वो हमारे पास है ये प्रोटियस। दिस इज़ अ गुड टूल। ये टूल मैंने इसकी कुछ वीडियोस शेयर भी की थी। कोई भी आप सर्किट बनाते हैं तो आप यहाँ पे सिंपली पी लिखेंगे तो आपके पास ये मुख्तलिफ़ चीज़ें जो है वो आ जाएंगी। लेट से आप बैटरी लिख सकते हैं, बैटरी, ठीक है, तो ये आपके पास बैटरी आ जाएगी। आप अपनी जो बैटरी लाना चाह रहे हैं उसको लेके आ सकते हैं। इस तरीके से आपने अगर लेके आने हैं लेट से कोई चीज़ें चेक करनी है, वोल्ट मीटर या करंट मीटर लेके आने हैं तो आप यहाँ से लेके आ सकते हैं और इनको फिर आपने जो है वो जोड़ देना है, ठीक है। करंट जो है वो सीरीज़ में चेक होगा और वोल्टेज जो है वो पैरेलल में चेक होगा। अभी हमने एक जो सर्किट एक बनाया था हमने उसकी सिमुलेशन की हुई है। यहाँ से आप एक पैरेलल का बटन दबाएंगे, प्ले का बटन, तो ये जो भी आपके वोल्टेज और करंट विद रिस्पेक्ट टू द नोड्स दैट यू आर चेकिंग, ये जो है वो बेसिकली इसको शो कर देगा। सो आई होप के कोर्स में जो है वो आप इसके मुख्तलिफ जो टेक्नोलॉजी के टूल्स हैं उसको आप इस्तेमाल करें और इसको सिर्फ एक थ्योरेटिकल कोर्स के तौर पे ना लें बल्कि ये है ही एक अप्लाइड कोर्स है। सो इसमें टूल्स के थ्रू जो है वो आप इन चीज़ों को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। इनको ऊपर आप एक्सपेरिमेंटेशन करें, अपने आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट करें। जो चीज़ें आपको सही समझ नहीं आ रही उनको आप टेस्ट आउट कर सकते हैं। सिमुलेशन में एक चीज़ इंपॉर्टेंट ये भी होती है कि यू नीड टू नो कि आप सिमुलेट क्या कर रहे हैं और कैसे करें। अगर आप सही सिमुलेट नहीं करेंगे तो रिजल्ट्स गलत होंगे, तो रिज़ल्ट गलत आ रहे हैं और उससे आपने मिस इंटरप्रिटेशन भी हो सकती है। तो सिमुलेशन में जाने से पहले आपका जो थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होना चाहिए और वो कॉन्सेप्ट जो है वो आपको बुक रीडिंग से ही आएगा। वो आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर तभी होगा जब आप प्रॉब्लम्स को जो है वो सॉल्व करेंगे और प्रॉब्लम को जब आप पेपर पे सॉल्व करें और फिर आप अपने उसके आंसर को मैच करें तो यू गेट अ गुड आइडिया कि ये सर्किट जो है वो किस तरीके से काम इसे करना चाहिए। और सिमुलेटर पे फिर आप उसे वेरीफाई कर रहे होंगे उस कॉन्सेप्ट को, रादर देन कि आप सिर्फ सिमुलेटर के ऊपर चीज़ बना रहे हो और आप यकीन करें हो कि नहीं सिमुलेटर मुझे सही आंसर करेगा। सिमुलेटर सिर्फ सही आंसर तब करेगा जब आपने अजम्पशंस बोली होंगी जो होनी चाहिए। अगर आपकी अजम्पशंस चेंज है विद रिस्पेक्ट टू योर आइडिया एंड इम्प्लीमेंटेशन तो आपका आंसर भी जो है वो चेंज होगा। तो होपफुली आपको इसमें समझ आई होगी और जो क्वेश्चंस होंगे आप उसके मुझसे बिल्कुल पूछ सकते हैं और ट्राई कि मैं उनको जो है वो टाइमली आंसर करूँ। थैंक यू वेरी मच जी। अल्लाह हाफिज़।